चलिए अब देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में पीएम की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में रैलियों के लिए बीजेपी ने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी कार्यक्रम की तिथि और स्थान की जो है जल्द ही घोषणा कर देगी। फिलहाल पीएम के कार्यक्रम के लिए विशेष रथ पहुंचा है देहरादून। जो पीएम, आपको बता दें, पीएम की उत्तराखंड में 3 रैलियां हैं और ऐसे में 3 रैलियों की फिलहाल अभी योजना बन रही। 2 रैली गढ़वाल में होगी, एक कुमाऊं मंडल में हो सकती है। ऐसी 3 रैलियों को प्लान किया जा रहा है। फिलहाल अभी तारीख और समय का ऐलान नहीं किया गया है, जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसी जानकारी है। पीएम मोदी जो है वो उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, वहां पर 3 रैलियां प्रस्तावित हो सकती हैं उनकी। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां पर उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी ने धरातल पर काम करने की बात कही और डबल इंजन की सरकार का प्रदेश को फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। सीएम धामी ने अपनी बातों में जिक्र किया है इसका। देहरादून में यूकेडी ने 4 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं, जहां पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी यूकेडी प्रत्याशी हैं। हरिद्वार लोकसभा से मोहन असवाल को टिकट मिला है। नैनीताल सीट से शिव सिंह रावत यूकेडी प्रत्याशी बने हैं। अल्मोड़ा से अर्जुन देव यूकेडी प्रत्याशी बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जो है वो बज चुका है और सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव मैदान में हैं। अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। रुड़की के शेरपुर में आयोजित जिला बैठक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से रुड़की और हरिद्वार 2 जिलों में है, जिसमें आज दोनों ही जिलों में बैठक का आयोजन किया गया है, जिनमें भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से 2 जिलों में है, रुड़की और हरिद्वार। और आज हरिद्वार जनपद की पहले बैठक हुई 11 बजे, फिर ये बैठक हुई यहाँ पर 2 बजे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उनके उत्साह से मैं गदगद हूँ और मेरी एनर्जी लेवल पूरा परवान पे चढ़ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर लोकसभा ये 5 लाख पार वोटों से जीतना है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से अधिक वोटों से हम इस लोकसभा को जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत जो है वो 75% से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है। इस जागरूकता अभियान में अलग अलग थीम पर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उत्तराखंड में करीब 83 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 1,45,000 18 वर्ष के नए युवा मतदाता जुड़े हैं और उनको मतदान के लिए विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। और इस प्रयास की शुरुआत कर दी गई थी 25 जनवरी से, जो कि नेशनल वोटर्स डे था, और तभी से हमारी लगातार ग्राउंड लेवल पर अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए। गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी का श्रीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भव्य रोड शो का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं रोड शो में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि इस वक्त पूरे देश में विकास का मंत्र और उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना, साथ ही गढ़वाल को भी विकसित बनाना है। उन्होंने पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए लड़ाई की भी बात कही और
रोजगार के नए अवसरों की बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड को आदर्श उत्तराखंड और आदर्श गढ़वाल बनाना पहली प्राथमिकता होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर अल्मोड़ा से है, जहां पिथौरागढ़ में संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा रामनगर में पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रत्याशी अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ताओं को देते हुए ये चुनाव विकास के विजन को लेकर लड़ा जा रहा है, ये बात कही। इसमें दूसरी बार चुनाव में जब पार्टी ने लड़ाया तो मैं 2,32,000 वोट से जीता। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है या क्या प्लस है, पर आपके बारे में आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि हम अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र को 5 लाख वोटों से जीतेंगे। एनटीए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कहोगे, मेरे को पिछले 5 साल पहले भी लोगों ने यही कहा कि आप 5 साल से सांसद हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो मैंने उनको जवाब दिया था मैं इस बार 1 लाख वोट से 96,000 वोट से जीता हूँ। और अब उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि मैं 2.5 लाख वोट से जीतूंगा, और वही हुआ कि हम 2,32,000 वोट से जीते। और मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार हम 2019 में 2,32,000 से जीते, इस बार हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां कमिश्नर दीपक रावत ने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से भारी मात्रा में भाग लेने की अपील की, जिसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही भवाली में डेमोक्रेसी कैफे की शुरुआत की गई। इसके अलावा कमिश्नर दीपक रावत ने नए वोटर से वोटर कार्ड बनवाने की अपील की, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जानते हैं आसपास क्या मुद्दे हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डीजीपी का पद संभालने से पहले अभिनव कुमार सीएम धामी के प्रमुख सचिव रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां हैं। ऐसे में उनके डीजीपी रहते हुए राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। देखिए, केवल प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी को ही नहीं, समूचे विपक्ष को यह आशंका है कि क्योंकि जो कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री के निकटवर्ती हैं, उनके किचन कैबिनेट के आदमी हैं, उनके प्रमुख सचिव रह चुके हैं, सूचना में रह चुके हैं और उत्तराखंड कैडर के हैं भी नहीं, यूपी कैडर के हैं। 2014 में ट्रिब्यूनल में इन्होंने अपना केस डाला था जिसे ये हार गए हैं। तो ऐसे में हमें पूरा आशंका है कि ये चुनाव के दौरान चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे और चुनावी गतिविधियों को भी प्रभावित करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और सत्ता का पद का दुरुपयोग करेंगे। इस आशंका के तहत ये पत्र भेजा गया है। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, आभार करना चाहते हैं चुनाव आयोग का, जिन्होंने गृह सचिव के पद को मुक्त करने की बात कही है और यहाँ उत्तराखंड के गृह सचिव को तबादला किया गया है। लेकिन हम वही काम डीजीपी के लिए भी चाहते हैं। वही कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद भी आपको बता दें कि इसके बाद से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने और चुनाव में मतदान के दौरान 100% मतदाताओं की उपस्थिति को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहा है। और इसी को लेकर रामनगर विकास खंड सभागार में तहसीलदार ने विकास खंड की सभी बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक लेते हुए चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए हैं। दिनांक 16 मार्च 2024 को माननीय आयोग द्वारा एमसीसी हेतु लागू किया गया है। साथ ही जो इलेक्शन लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है और एमसीसी लागू भी होगी। तो उसके दृष्टिगत मेन चूँकि अभी जो एब्सेंटी वोटर्स होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स और जो सीओ से ग्रसित हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसके संबंध में इनको जानकारी दी गई, जिसमें इनका अहम रोल होगा। जो पोस्टल बैलेट सीनियर सिटीजन और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों ने भरे जाना है,
तो उसको कैसे भरा जाना है, क्या प्रारूप है और किन किन के द्वारा माध्यम भरा जाएगा, क्या बेंचमार्क है, क्या मानक है, उससे उनको अवगत कराया गया है। जो इनको डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 5 दिन के अंतर्गत यानी कि 25 मार्च तक इनको वो सूचनाएं हमको उपलब्ध कराई जाए। पौड़ी की नवनियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में अपनी पहली क्राइम बैठक ली है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने की रहेगी। इसके साथ ही जिले में बढ़ते अपराध और साथ ही नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद पड़ोसी देशों से आकर यहां रह रहे लोगों को जो है उनमें खुशी की लहर देखी गई। पाकिस्तान से आई रुड़की स्थित सालियर गांव में रहने वाली कविता को 15 सालों से भारत की नागरिकता का इंतजार था। सीएए बिल पास होने से जो है कविता को भारत सरकार से एक आस लगी है। साल 2009 में पाकिस्तान से भारत आई कविता को आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, जिसके कारण कविता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे अन्य डॉक्यूमेंट में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते कविता को नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। वहीं भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब कविता को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। पाकिस्तान से क्यों आई थी? पाकिस्तान से तब आए थे, हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी थी वहाँ पे। अच्छा, ना पढ़ाई थी, ना लिखाई थी, नहीं कहीं जॉब कर सकते थे, ना बाहर से नहीं बाहर आना था, ना जाना था कहीं भी, ना शादी की जैसे फेरी होती है या वो हमारे जो हिंदू परिवार का होता तो वो कुछ नहीं हो पाता था हम लोगों का। 11 साल